साथियों, आज मंथन के तहत हम मध्यकालीन भारत के एक ऐसे सम्राट, ऐसे सुल्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने छोटे शासनकाल में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आज तक भारत उसे भूल नहीं पाया है। उसकी बनाई हुई चीजें, उसके दिए हुए नाम आज तक चल रहे हैं। इस ऐतिहासिक मंथन में आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक सम्राट शेरशाह सूरी की बात करने जा रहे हैं। शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो 1486 में भारत में ही हुआ था। साथियों, भारत में ही हुआ था, ये बात कहना इसलिए जरूरी है कि ये भारत में ही जन्मा और भारत में ही सुल्तान बना था। ये कोई विदेश से या बाहर से आया हुआ अफगानी नहीं था। मूल रूप से अफगानी थे, इसके पूर्वज अफगानी थे और इसने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना भी की है। इसके बारे में भी चर्चा होगी। ये भारत का सुल्तान कैसे बना, एक सामान्य सैनिक के रूप में भर्ती होने के बाद पूरा भारत, उत्तर भारत पर शासन करने वाला ये सुल्तान कैसे बना, इन सब के बारे में चर्चा होने वाली है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, ये जो मंथन सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें जीएस और जीके के तैयारी के माध्यम से मैं ये आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर आप इन वीडियोज को कायदे से सुनकर इसके नोट्स भी बना लें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, तो एक एक टॉपिक आपका इस तरह से कवर हो जाएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सम्राट शेरशाह सूरी की। भारत में सूर वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसका जन्म 1486 ईस्वी में भारत में ही हुआ था। इसका मूल नाम, वास्तविक नाम फरीद खां था और इसके पिता का नाम हसन सूर था, जो बिहार में जमींदार थे। बताते हैं कि शेरशाह के पिता हसन सूर की 4 बीवियां थीं, जिनमें से पहली बीवी की ये सबसे बड़ी संतान था शेरशाह सूरी यानी फरीद खां। बचपन में फरीद खां को अपनी सौतेली मां से बहुत कष्ट मिले हैं। उन कष्टों से आज जाकर, परेशान होकर, तंग आकर वो घर छोड़ गया, घर से भाग गया। उसके पिता हसन सूर से उसकी बनती नहीं थी, हमेशा अनबन रहती थी। अतः बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही शेरशाह सूरी घर छोड़ गया और वो सन रहा था 1494। 1494 ईस्वी में वो घर छोड़कर जौनपुर चला गया और शेरशाह सूरी की जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी वो जौनपुर में हुई थी। उस समय जौनपुर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा गया है। जौनपुर में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसने वहां पर अरबी और फारसी साहित्य का अध्ययन किया और योग्यता हासिल की। तत्कालीन जौनपुर के सूबेदार जमाल खां फरीद खां की योग्यता से प्रभावित हुआ और उसने उसे बिहार में सहसाराम और खवासपुर की जागीरें सौंप दी। लीजिए, अब ये जागीरदार भी बन गया। 1522 में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हो गया और यहीं पर एक दिन जब वह बहार खां लोहानी के साथ जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था तो अचानक सामने से एक शेर आ गया और शेर ने बहार खां लोहानी पर हमला कर दिया और फरीद खां ने झट से तलवार निकालकर शेर पर हमला किया और शेर को मार गिराया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर बहार खां लोहानी ने सबसे पहली बात तो उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। फरीद खां अब शेर खां कहलाने लगा और उसकी वीरता, उसकी योग्यता को देखते हुए बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1528 ईस्वी में शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में
बाबर की सेना में भर्ती होकर मुगलों की ओर से युद्ध लड़ा था। इसके पश्चात 1529 में हुए घाघरा के युद्ध में वह बाबर के बजाय महमूद लोदी के साथ हो गया। इसके बाद 1530 में शेर शाह ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और चुनार पर अधिकार कर लिया। बस यहीं से शेर शाह सूरी ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए और एक बार जब उसने अपना पैर जमाया तो छोटी सी रियासत, छोटी सी जागीरदारी से शुरू करने वाला अपना कैरियर वो भारत के सुल्तान के रूप में परिणित हुआ। 1535 ईस्वी में उसने बंगाल के शासक पर अपना प्रभाव बनाया और 1538 में उसने बिहार तथा बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अब वो शेर शाह सूरी जो था शासक बन गया है बंगाल का और बिहार का। साथियों, जब वो शासक हो गया, उसके पास सेना भी हो गई, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था शेर शाह सूरी। अब उसने आगरा की तरफ रुख किया। उस समय मुगल बादशाह हुमायूं आगरा और दिल्ली पर शासन कर रहे थे। तो उसने आगरा की ओर चढ़ाई की। हुमायूं को पता लगा कि शेर शाह सूरी आगरा की ओर आ रहा है, तो आगरा से हुमायूं भी सेना लेके चल दिए। दोनों सेनाओं का मुकाबला बिहार के बक्सर जिले में एक चौसा नामक गांव के मैदान में हुआ। जहां गंगा और कर्मनासा नदियों के बीच का ये मैदान था, वहां पर चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई और हुमायूं की पराजय हो गई। और इसी युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण की। साथियों, चौसा के युद्ध के बाद ही फरीद खां ने अपना नाम शेरशाह रखा है। इससे पहले ये फरीद खां था, फिर शेर खां हुआ और आगरा पर अधिकार करने की जब बात आई है, चौसा का युद्ध जब जीत लिया है, तब इसने शेरशाह की उपाधि हासिल की है, शेरशाह सुल्तान ए आदिल। साथियों, इसी युद्ध की घटना आपको बताते चले। चौसा के युद्ध में क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी ने अपना एक खुफिया विभाग का सैनिक हुमायूं के खेमे में भेजा और वहां जाके खुफिया तरीके से जानकारी करवाई कि वहां क्या स्थिति है। तो उस सैनिक ने आगे बताया कि हुमायूं की सेना अस्त व्यस्त है और बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रात्रि का समय था। शेरशाह सूरी ने अचानक रात्रि के समय हुमायूं के खेमे पर हमला कर दिया। हुमायूं की सेना संभल नहीं पाई। तब तक शेरशाह की सेना ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भीषण था कि हुमायूं के सैनिक जान बचाकर भागने लगे और गंगा नदी में कूद पड़े जान बचाने के लिए। सैनिकों की तो बात छोड़िए, हुमायूं स्वयं अपनी जान बचाने के लिए मैं घोड़े के गंगा नदी में कूद पड़ा। गंगा नदी में डूबता ही जा रहा था। उसे डूबता देख निजाम नामक एक भिस्ती ने गंगा में डुबकी लगा दी, छलांग लगा दी और हुमायूं को डूबने से बचा लिया और उसे आगरा ले आया। जब निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई है और हुमायूं को जब आगरा तक पहुंचाया है, तो आगरा पहुंचकर हुमायूं ने उस निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का बादशाह का अधिकार दे दिया। तो उस भिस्ती ने अपने चमड़े का थैला जिसमें पानी भरते थे, वो उस चमड़े के थैले के टुकड़े करवाए, छोटे छोटे टुकड़े करवा कर उस पर मोहर लगवा दी और उस भिस्ती ने एक दिन के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चलवा दिया।
कुल मिला के साथियों, चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है और शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है और अब शेरशाह सूरी आगरा पर अपना अधिकार प्रकट करता है। लेकिन अभी तक हुमायूं ने आगरा छोड़ा नहीं था। हुमायूं ने पुनः अपनी सेना एकत्रित की और एक बार फिर शेरशाह से मुकाबला करने की ठानी। इस बार हुमायूं का मुकाबला शेरशाह सूरी से 17 मई 1540 को बिलग्राम में हुआ। इसलिए इसको बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पुनः पराजित कर दिया और इस पराजय के बाद हुमायूं शेरशाह के सामने टिक नहीं पाया और वो वहां से भाग गया। शेरशाह सूरी ने अपने सैनिक हुमायूं के पीछे लगा दिए, हुमायूं को पकड़ने के लिए नहीं, केवल इसलिए कि हुमायूं को खदेड़ के भारत से बाहर करने के लिए। हुमायूं सिंध की ओर भाग गया और फिर जल्दी उसका पुनः कोई संगठन नहीं बन पाया कि वो शेरशाह का सामना कर सके। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जिसे जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह आगरा एवं दिल्ली का सुल्तान बना और उसने उत्तर भारत में सूरवंश की स्थापना कर डाली। सूरवंश की स्थापना के पीछे कारण यह है कि उसके पिता का नाम हसन सूर था, तो उसने अपने पिता के नाम पर सूरवंश डाला। जैसे शासन स्थापित होता है शेरशाह सूरी का, तो एक बार भारत में पुनः अफगान शासन शुरू हो जाता है, जिसे ये कहा गया है भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। तो बताते चलें कि पहली बार भारत में अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और यह शेरशाह सूरी द्वारा पुनः अफगान शासन स्थापित किया गया है, इसलिए इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा गया है। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। छोटे शासनकाल में उसने बड़े बड़े कार्य कर डाले, कई सैन्य अभियान किए। 1541 ईस्वी में गख्खरों से युद्ध किया, 1542 ईस्वी में मालवा अभियान चलाया, 1543 में रायसीन का अभियान किया, 1544 में मारवाड़ का अभियान किया, 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान उसके जीवन का अंतिम अभियान था। कालिंजर का जो किला है वो वर्तमान बांदा जिले में है और तत्कालीन कालिंजर का शासक हिंदू शासक कीरत सिंह था। जब कालिंजर पर हमला किया है तो काफी दिनों तक शेरशाह ने वहां डेरा डाले रखा, लेकिन वो किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। जब किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया तो शेरशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गोला बारूद से किले की दीवारों को उड़ा दिया जाए। तो शेरशाह सूरी स्वयं भी गोला फेंकने का अस्त्र था, एक उक्का नामक अस्त्र चला रहा था जिसमें गोला रखकर फेंक दिया जाता है। तो उन्हीं गोले जो फेंके गए थे तो उनमें से एक गोला किले की दीवार से टकराकर लौट के आ गया और लौट के आके जहां बारूद के और ढेर पड़ा हुआ था उस ढेर में आके वो फटा। शेरशाह सूरी उसी बारूद के ढेर के पास ही था और उसी में गोला फटने से बारूद भड़क गया और शेरशाह सूरी बुरी तरह से घायल हो गया। बुरी तरह से घायल हो जाने के पश्चात 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, अब कुछ बात करेंगे शेरशाह के कार्यकलापों के विषय में जो उसने अपने छोटे शासनकाल में किए थे। प्रशासन व्यवस्था के तहत शेरशाह ने 4 प्रमुख विभागों की स्थापना की थी। पहला था दीवाने विजारत, जो वित्त संबंधी विभाग था
और इसके प्रधान को वजीर कहते थे। दूसरा दीवाने अर्ज, ये सैनिक विभाग था और इसके प्रधान को आर्य जे ममालिक कहा गया है। तीसरा दीवाने इंसा, सचिवालय जैसा था, इसके प्रधान को दवीर कहा गया है। और चौथा था दीवाने रसालत, जो धार्मिक एवं विदेशी मामलों से संबंधित था और इसके प्रधान को सद्र कहा गया है। दीवाने रसालत के अधीन दीवाने कजा होता था, जिसका प्रधान काजी कहलाता था, जो न्यायिक मामलों को देखता था। शेषा सूरी ने पहली बार भारत में भूमि की माप की व्यवस्था की और भूमि को मापने के लिए बीघा को आधार बनाया और इस माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया। इसके अलावा साथियों, किसानों के साथ इकरारनामा या कबूलियत प्रथा को शुरू किया। प्रत्येक किसान के कबूलियत पट्टे पर लगान की दर लिखी रहती थी। मुद्रा व्यवस्था के तहत भारत में सबसे पहले चांदी का रुपया चलाया और तांबे का दाम चलाया। साथियों, शेषा सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया आज भी चल रहा है और खेती में बीघा का उपयोग आज भी किया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था की बात करें तो शेषा सूरी ने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, जिसमें एक सबसे लंबी सड़क वर्तमान बांग्लादेश में सोनार गांव से लेकर वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तक बनवाई थी, जिसे शेषा सूरी मार्ग कहा गया और जिसे वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में आते हैं तो इस जीटी रोड को अब NH2 और NH1 के नाम से जानते हैं। NH2 का भी नया नाम NH19 हो गया है और ये आगरा, मथुरा, दिल्ली से होते हुए ये जो है कलकत्ता तक जाता है। इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता पहुंचता है। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों किनारे सराय बनवाई, डाक चौकियां बैठवाई, वृक्ष लगवाए और जलकूप बनवाए। साथियों, छोटे शासनकाल में इतना सारा कार्य शेषा सूरी ने करवाया। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो भी शेरशाह किसी से कम नहीं है। स्थापत्य कला के तहत शेरशाह ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया। भव्य इमारत है। शेषा सूरी का जो मकबरा है वो बताते हैं 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले एक विशाल तालाब के बीचों बीच स्थित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का ओल्ड फोर्ट, पुराना किला भी शेषा सूरी ने ही बनवाया। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर बस करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।